नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जाहिर किया। अब ये मामला जो है यूपी से लेकर बिहार तक पहुंच चुका है। आपका हम मदद तो पत्र है। सोमवार को झाल मजीरे के साथ भजन कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा और मंगलवार को विधानसभा परिसर में हनुमान चालीसा। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नमाज कक्ष के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जय श्री राम का पट्टा गले में बांधकर बीजेपी विधायक पहुंचे और विधानसभा को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए सभी बीजेपी के विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इधर देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास तो बाबा भोले का रूप धारण कर विधानसभा में पहुंच गए। हाथ में डमरू, गले में बेलपत्र की माला और माथे पर त्रिपुंड लगाए विधानसभा के बाहर नारायण दास ने झूम झूम कर विरोध जताया। लगातार तीसरे दिन हो हंगामे पर बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि सत्ता पक्ष को सजग होने की दरकार है। नहीं, मैं तो कहूँगा कि सत्ता पक्ष को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और सीनियर को भी, लेकिन सत्ता पक्ष जब अपनी सीमा पार करते हैं और दूसरों से जब उम्मीद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये शायद। नमाज कक्ष के मुद्दे पर तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बीजेपी नमाज कक्ष के फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़ी है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए वो ऐसे मामलों को तूल दे रही है। इनके पास मुद्दे विहीन भाजपा का क्या हो सकता है? इनका तो एक ही मुद्दा है, कोई दूसरा मुद्दा बताइए। आज तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर ही जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया। विपक्ष के हो हंगामे पर स्पीकर ने नाराजगी भी जताई। आपका हम मदद का पत्र है, आसन आपका मदद का पत्र है, मदद का पत्र है आसन। स्पीकर का साफ कहना है कि जो परिपाटी चली आ रही है उसी का उन्होंने पालन किया, नया कुछ भी नहीं है। मैं इस विधानसभा में जो नियम है, यहाँ का जो परिपाटी चली आ रही है उसी परिपाटी का ही निर्वहन मैंने किया है। अगर वो जिन चीजों का मांग कर रहे हैं, अगर अपने समय में ये कर लिए होते तो हमारा कोई आपत्ति। दरअसल झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा अलॉट किया गया है, जिसे बीजेपी हेमंत सरकार की तुष्टीकरण नीति बता रही है और इसे दूसरे धर्मों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। नमाज कक्ष का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पब्लिक के पैसे से बने किसी भी भवन या परिसर को किसी खास धर्म के लिए नहीं दिया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हर हर महादेव। और चलिए अब खबर को समझते हैं। भारतीय संविधान की मूल भावना पंथ निरपेक्षता की रही है। किसी धर्म पर आधारित ना होना ही धर्म निरपेक्षता है। संविधान में सभी धर्मों को एक समान, एक नजरिए से देखने की संकल्पना है। हेमंत सरकार ने एक खास वर्ग को कमरा अलॉट कर दूसरे धर्मों की अनदेखी की। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग से कमरा अलॉट हुआ है। बीजेपी अब हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। नमाज कक्ष के विरोध में कल बीजेपी विधानसभा का घेराव भी करेगी। पार्टी के सांसद और 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन में शामिल भी होंगे।
9 सितंबर को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और पूरे मामले की उन्हें जानकारी भी देगा। नमाज कक्ष का मुद्दा अब सीमा पार कर चुका है। यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अब अलग कमरे की मांग उठने लगी है, जबकि बिहार में हनुमान चालीसा पाठ के लिए अलग कमरे की मांग उठ रही है। बीजेपी के एक विधायक ने तो मंगलवार को छुट्टी की भी मांग कर दी है। जाहिर है मसला जो है अब सीमा पार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग की है कि बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अलग कमरा बनाया जाए और साथ ही मंगलवार की छुट्टी भी घोषित कर दी जाए। झारखंड में बिल्कुल गलत किया गया है। धर्मनिरपेक्ष कहने को संविधान में धर्मनिरपेक्षता है तो तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, और ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। अगर किए हैं तो सभी धर्मों के लिए भी ऐसा प्रार्थना के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, नमाज के लिए जगह दें। तो आप बिहार के विधायक हैं, तो आप भी मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा में ऐसी कुछ होनी चाहिए? बिहार विधानसभा में भी दे प्रार्थना के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। उनको शुक्रवार को छुट्टी होती है तो हमको मंगलवार को छुट्टी दे। तो देखिए, सियासत में एक बार फिर आस्था अंगड़ाई ले रही है। कहीं विधानसभा में नमाज को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं हनुमान चालीसा के पाठ के लिए एक अलग कमरे की मांग की जा रही है। क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? गजब हो रहा है। अचानक आस्था जाग गई है। सियासी लोगों ने अब सन्यासियों का वस्त्र धारण कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में धर्म की एंट्री हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है झारखंड से। पहले झारखंड की ये तस्वीर देख लीजिए। विधानसभा के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, पहले सुन लीजिए। आज चौथा 5वां दिन है जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि आप नमाज वाले कमरे को, आवंटित कमरे को रद्द करें, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया। अब वो नमाज पढ़वाएंगे तो बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने के बाद हुई, जो कब तक जारी रहेगी ये भी सुन लीजिए। तुष्टिकरण की राजनीति हम सरकार ने जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग को भी हनुमान चालीसा पाठ के लिए आप कमरा आवंटन करिए। धर्म के नाम पर लगी ये आग अब जंगल की आग से भी तेज गति पकड़ती जा रही है। झारखंड के बाद बिहार में भी इस मसले पर चर्चा तेज हो चुकी है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने क्या मांग की है, आप खुद सुन लीजिए। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र है, उसमें एक समुदाय विशेष के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत अगर नमाज रूम कहीं आप दे रहे हैं तो क्यों नहीं प्रार्थना रूम दीजिएगा, हनुमान चालीसा रूम क्यों नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा। इनकी मांग मंगलवार को छुट्टी घोषित किए जाने की भी है। अब जब झारखंड और बिहार धर्म की आग में झुलस रहे हैं तो फिर भला यूपी इससे कैसे बच सकता है? लगे हाथ उत्तर प्रदेश के कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने भी यूपी विधानसभा में अलग नमाज रूम की मांग रख दी। मैं खुद ही 15 साल से विधायक हूँ और अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो। आस्था की यह आंधी सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं सिमटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब जरा सोचिए कि लड़ाई है किसानों के हक की, पेट में लगी आग की, और हवा दी जा रही है धर्म की आग को। भला क्यों? हम इस सवाल की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देख लीजिए। ये है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिनकी मौजूदगी में मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए कैसे इसमें शंख बजाए जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, आगे की लाइन में ब्राह्मण बिठाए गए हैं और मायावती खुद त्रिशूल लहराकर ब्राह्मणों का भला करने का दावा कर रही हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान
व तरक्की आदि का। मायावती ने साफ कर दिया कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में बीएसपी के चुनावी अभियान के केंद्र में ब्राह्मण ही होंगे। हर तरफ धर्म की आंधी चल रही है। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या का दौरा किया। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोकतंत्र में धर्म तंत्र का बोलबाला दिखने लगा। किसानों के मन से अल्लाहू अकबर का नारा गूंजने लगा। दलितों की देवी को ब्राह्मण याद आने लगे। जवाब है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे अहम देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य यूपी का चुनाव। यही वजह है कि एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत को भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक लगने लगे हैं। इधर भड़का है उधर भड़का है, दोनों में झगड़ा लगा है और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए जाते हैं, ये वहां उत्पन्न कर दिया। ये कोशिश है उस आग को बुझाने की जिसके जरिए सियासी रोटी सेकने की तैयारी चल रही है। हरियाणा और यूपी में महापंचायत हो रही है। वोट के मुताबिक धर्म की याद आने लगी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, धर्म की आंधी तेज होती चली जाएगी और आम जनों की बातें उसमें उड़ती चली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लोकतंत्र में धर्म तंत्र की एंट्री के बाद अब बात पोस्टर पर घमासान की। आरजेडी में एक बार फिर पोस्टर वॉर छिड़ता दिख रहा है। आरजेडी के मिलन समारोह को लेकर लगाए गए पोस्टर में लालू राबड़ी समेत 7 बड़े नेताओं को जगह मिली, लेकिन तेज प्रताप जगह नहीं बना पाए। इसके बाद फिर से राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगी इस होर्डिंग को ध्यान से देखिए। आरजेडी के मिलन समारोह का पोस्टर है, जिसमें लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 7 नेताओं की तस्वीर है। दाईं तरफ तेजस्वी पर पूरा फोकस किया गया है। साथ में राबड़ी देवी, श्याम रजक और आलोक मेहता तक की तस्वीर है, जबकि पोस्टर के बाएं तरफ लालू यादव समेत जगदानंद सिंह और अब्दुल बारिश सिद्दीकी जैसे नेता हैं। लेकिन इन 7 चेहरों में तेज प्रताप को कहीं जगह नहीं मिली है, जो बहुत कुछ इशारे करता है। अगर दूसरी तरफ कहें तो आलोक मेहता, श्याम रजक और राबड़ी देवी की तस्वीर है और साथ में तेजस्वी यादव को। यहाँ भी पूरे तरह से अगर कहें तो तेज प्रताप यादव की तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पे गायब है। दरअसल पिछले दिनों पावर गेम को लेकर तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच जो विवाद हुआ वो जगजाहिर है। तेज प्रताप की नाराजगी भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे हालात में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं के बहाने ये साफ करने की कोशिश की कि सबको मतभेदों को भुलाकर काम करना होगा। सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। छोटे छोटे मतभेद को मिटाना पड़ेगा और मिलकर के सकारात्मक रूप से पार्टी के मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। मौका था मिलन समारोह का, जिसमें पूरे तामझाम के साथ खगड़िया नगर परिषद की चेयरमैन सीता यादव और उनके पति मनोहर यादव को शामिल कराया गया। कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर को भी समझते हैं। आरजेडी में पहले भी पोस्टर को लेकर बवाल हो चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। छात्र राजद की बैठक वाले पोस्टर को लेकर तेज प्रताप पर बड़े सवाल खड़े हुए। उस वक्त पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गायब कर दिया गया था। पोस्टर पर कुछ कार्यकर्ताओं ने कालिख तक पोत दी थी। रातों रात तेज प्रताप वाले पोस्टर को हटाकर तेजस्वी के तस्वीर के साथ नया पोस्टर लगाया गया। इसके अलावा देखिए, पोस्टर से तेज प्रताप को हटा दिया गया था। बाद में पोस्टर की राजनीति इस कदर गर्म हुई कि छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाकर किसी दूसरे को वहां बिठाया गया। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह पर बड़ा आरोप भी लगाया। तब से कमोबेश तकरार जारी है। 2 दिन पहले तेज प्रताप ने नया संगठन भी बनाया। नए संगठन को तेज प्रताप की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं देखिए, आज तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने की अपील की। 21 और 22 सितंबर को आरजेडी का सम्मेलन है और इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। और बात वायरल फीवर की।
कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच बिहार के कई जिलों में तेजी से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर समेत कुछ जिलों में वायरल बुखार से लोग पीड़ित हैं, तो बच्चों में तेजी से वायरल फीवर का केस बढ़ रहा है। अस्पतालों के बेड मरीजों से भरते जा रहे हैं और ऐसे में पूरे हालात पर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा नजर बनाए हुए है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी लहर शांत होने के बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच मौसम के बदलते मिजाज ने बिहार के कई जिलों में बच्चों के साथ ही बड़ों में भी वायरल इन्फेक्शन और डायरिया का केस लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बीते 24 घंटे में 45 वायरल बुखार से पीड़ित मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 35 बच्चे शामिल हैं। कल लास्ट 24 आवर में हमारे यहाँ 45 पेशेंट भर्ती हुए हैं, जिसमें कि करीब 45 में कम से कम 35 बच्चे तो वायरल फीवर, वायरल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं और बाकी 4-5 पेशेंट डायरिया के भी आए हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए हैं। बात सीवान जिले की करें तो सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बच्चों में वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को कई अहम निर्देश दिए हैं। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। AES जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, तो उसको चिन्हित करके और जो किस कंडीशन में है, अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसका भी हम लोग 2 बेड का इंतजाम रखे हैं और जनरली जो है जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसका भी 10 बेड हमारे यहाँ है। गोपालगंज में भी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। डीएम खुद सदर अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। सदर अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। अभी एक वायरल फीवर चला हुआ है जो कि छोटे बच्चों में, खास करके 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों में ये वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसमें बहुत घबराने की बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि हमने सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। यूपी में लगातार बच्चों में फैल रहे बुखार को लेकर कैमूर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। भभुआ सदर अस्पताल में कई बच्चे भर्ती हो रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। अगर आज का देखा जाए तो करीब 30-32 बच्चों का ओपीडी हुआ है, जिसमें से 2 या 3 बच्चे थोड़ा ये गंभीर थे, जिनको भर्ती करके इलाज किया गया है। जाहिर तौर पर वायरल फीवर से अभी बचने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण के खतरे के बीच यदि लोग बीमार होंगे तो कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। वैसे इससे बचने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। मसलन बार बार पानी में भीगने से बचना चाहिए, बुखार पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क भी करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद, गोपालगंज से मुकेश, सिवान से मृत्युंजय और मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए जरा इस खबर को भी समझते हैं। तो अगले 1 या 2 महीने में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। वही बात रही यूपी की, तो यूपी में रहस्यमय बुखार ने 100 से ज्यादा बच्चों की जान तक ले ली है। बच्चों में बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बिहार में भी खतरा है, क्योंकि यूपी से बिहार की सीमा लगती है। बिहार में चमकी बुखार भी दस्तक दे रहा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब तक 70 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा केजरीवाल अस्पताल में भी 3 बच्चों में बीमारी की पुष्टि हुई। एईएस जो है खतरनाक वायरल बीमारी है। इसके होने से खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। समय पर इलाज नहीं होने पर बच्चों की मौत तक हो जाती है। 2019 में एईएस से 150 बच्चों की मौत हो गई थी। इसलिए इस वक्त बच्चों पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई दिक्कत हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज